नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अपन लोग साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारा पार्ट हमने केमिस्ट्री का जो था वो हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग एक अलग टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और उस टॉपिक का जो नाम है वो है कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। कोई भी आप एग्जाम ले लो, हर एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे वो रीट का हो या सेकंड ग्रेड का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको यौगिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चाहे वो छोटे लेवल पे हो, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, उसमें भी आता है। यानी कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत इजी टॉपिक है। छोटी सी क्लास में ही हम लोग पूरे यौगिक का जो मैटर है वो सारा का सारा अपन लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए आपके साथ एक सूचना साझा करना चाहता हूँ। हमारी जो है वो साइंस की क्या चल रही है, साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। साइंस की क्या चल रही है साथियों, साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए रीट की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 25 टेस्ट तैयार किए गए हैं साथियों। कितने टेस्ट तैयार किए हैं? 25 टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट में प्यारे साथियों 35 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के और 10 ही आपको देखने को मिलेंगे बायो के, यानी कि 30 क्वेश्चन तो आपके हो गए सब्जेक्ट के। इसके अलावा यदि मैं 5 क्वेश्चन की बात करूं तो वो आपके रहेंगे टीचिंग मेथड के, यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं अपनी विज्ञान के जो टीचिंग मेथड है उनके रहने वाले हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है इसका शुल्क रखा गया है 51 रुपए, ठीक है ना। तो शायद आपके 52 पॉइंट कुछ रुपए कटेंगे, 1 रुपए टैक्स वगैरह का हो जाता है ऐसा करके, लेकिन 51 रुपए ही आपके लिए क्या रखा गया है, इसका शुल्क रखा गया है। ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। आपके लिए फ्री डेमो टेस्ट भी रखा गया है। आपको अगर ऐप पे जाओगे तो आपको वहां पे फ्री डेमो टेस्ट देखने को मिलेगा। आप वो टेस्ट दें, आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़े, वरना तो कोई बात नहीं। आप एक बार ये डेमो टेस्ट जरूर दें, ठीक है ना। आपको लगे कि हाँ इससे हमारा कुछ हो सकता है, भला हो सकता है, तो आप ज्वाइन करें, वरना तो कोई बात नहीं। मेरा फर्ज है आपको बताना, ठीक है ना। देखो, इसके साथ आपको क्या दिया जाएगा, इसके साथ आपको मिल जाएगी टेस्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। टेस्ट की पीडीएफ कैसे मिलेगी? उसमें आंसर नहीं लगे हुए होंगे, ठीक है ना। क्या नहीं लगे हुए? आंसर नहीं लगे होंगे, ताकि आप क्या करें उसका प्रिंट निकलवा सकें। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन न दे करके ऑफलाइन दें, तो आपके लिए वहां पे पीडीएफ की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको पीडीएफ भी टेस्ट की मिल जाएगी, ठीक है ना। आप वैसे ही 4 ऑप्शन उसमें मिलेंगे, आप ऑफलाइन भी उसको क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, भर सकते हैं। तो ये कुछ एक टेस्ट की सुविधाएं हैं। और जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, जैसे आज टेस्ट होता है, तो रात को 9 बजे टेस्ट की जो रैंक होती है वो आपकी डाल दी जाती है ऐप के अंदर और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी, ठीक है ना। आपको टेस्ट कहाँ देना है, मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी जानकारी दी हुई है। मोबाइल ऐप का नाम बता देता हूँ मैं आपको, डीके एजुकेशन। डीके एजुकेशन आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बाई दिनेश कस्वा। डीके, हाँ नाम कुछ थोड़ा बड़ा है, लेकिन डीके एजुकेशन बाई दिनेश कस्वा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आप इसे डाउनलोड करके और ये टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसके ऊपर ऐप के ही रजिस्टर्ड नंबर जो है वो दिए हुए हैं, तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98123 और 98103। ये छोटी सी जानकारी आपके लिए है, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में। अब आइए प्यारे साथियों, हम लोग अपना शिक्षण कार्य आरंभ करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टॉपिक का नाम कंपाउंड्स की रहने वाली है, यानी कि आज हम यौगिकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, और रही बात टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन की, तो वो आपको नहीं मिलेगा प्यारे साथी, तो आपको आंसर मिलेंगे नीचे। और किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई डाउट होता है तो आप इन नंबर पे पूछ सकते हैं, अगर आपको डाउट होता है तो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा, क्योंकि आंसर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत ही सोच समझ के टेस्ट बनाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप जब डेमो टेस्ट देंगे ना तो तब आपको पता चल जाएगा। कुछ एक टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो गुमराह करने के लिए होते हैं, अपना वो काम नहीं है। बढ़िया टेस्ट है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। तो आप एक बार मेरे कहने पे डेमो टेस्ट तो कम से कम जरूर दें।
देखो साथियों, यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिकली यौगिक होते क्या हैं? एक तो होता है प्यारे साथियों तत्व, ठीक है ना। फिर उससे भी अगर मैं पुराने की बात करूं तो परमाणु होता है, परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से फिर तत्व बन जाते हैं, तत्व से फिर हम अलग अलग मिश्रण भी बना लेते हैं, तत्व से हम यौगिक भी बना लेते हैं। अलग अलग टाइप से सारा मैटर रहता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यौगिकों के बारे में। क्या होगा प्यारे साथियों, आपके पास कोई ना कोई क्या होंगे, तत्व होंगे। क्या होंगे आपके पास? तत्व है। वही आवर्त सारणी वाले तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो वाले तत्व होंगे आपके पास। वो जितना भी मैटर है वो सारा का सारा उसमें रहेगा। तो ये जो तत्व होते हैं, जब ये तत्व जो है वो जुड़ करके कैसे जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे, इसकी एक ही शर्त है प्यारे साथियों, ये निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे। बस आपको एक ही बात याद रखनी है यौगिकों के बारे में, यदि तत्व किसके अंदर जुड़े हुए हैं, यदि तत्व निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं, कोई भी कंपाउंड्स आपके पास है वो एक फिक्स रेशियो के अंदर यदि वो ऐड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी किसका निर्माण करेंगे? यौगिक का निर्माण करेंगे। एक होता है मिश्रण और एक होता है यौगिक। मिश्रण वो होता है जहां पे कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है, और यौगिक वो होते हैं जहां पे आपको एक फिक्स रेशियो मिलता है कि इस टाइप से एक पदार्थ बनेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेके यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे CO2 है, तो कार्बन का और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो है। जैसे मैं आपको बताऊं कि H2O है, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो है। यदि मैं बात करूं ना, CCl4 ले लो, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई यौगिक ले लो, चाहे ये है, चाहे मैं ये बात करूं NaCl ले लो आप, तो इन दोनों का एक फिक्स रेशियो है। लेकिन वहीं पे यदि मैं आपके साथ बात करूं कि आप पानी के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, तो क्या वो एक यौगिक का निर्माण करेगी? जी नहीं साथी, वो एक यौगिक का निर्माण कभी नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का एक निश्चित अनुपात नहीं है। और वो निश्चित अनुपात नहीं होगा तो वो एक यौगिक का निर्माण नहीं करेगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाए? क्वेश्चन आपसे ये शायद ही पूछा जाए कि निम्न में से यौगिक और मिश्रण को छांटिए। हालांकि कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इतना इजी क्वेश्चन आएगा। अगर थोड़े ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, ऐसा कोई टूचा क्वेश्चन अगर आता भी है, तो आप आसानी से उसे कर लेंगे, इतना मुझे आप पे विश्वास है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड का आएगा तो ये आएगा कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। देखो प्यारे साथियों, इसके दो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। एक तो होता है इसका आयतन के अनुसार अनुपात, जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कार्बन की संख्या आपको 1 दिख रही है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या आपको 2 दिख रही है। ये तो होता है प्यारे साथियों आयतन के अनुसार अनुपात, जो कि हम अलग अलग पदार्थों का देखते ही पता लगा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे आयतन का अनुपात भी नहीं पूछेगा, अगला आपसे पूछेगा अणुभार के अनुसार अनुपात। और सबसे मजे की बात यह होगी कि वो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा भी नहीं कि वो अणुभार के अंदर पूछ रहा है। मान के चलिए कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगला आपसे यही पूछना चाहता है कि आप अणुभार के अनुसार अनुपात बताइए। अगर वो मेंशन करे कि आप आयतन के अनुसार बताओ, अणुभार के अनुसार बताओ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर वो मेंशन ना भी करे तो आपको अणुभार के अनुसार ही वो जो अनुपात है वो बताना है। ओके, तो मैं आपको उसके ऊपर लेके चलता हूं। हम अलग अलग उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप यौगिक की यदि परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। आपसे ऐसी परिभाषा तो मेरे हिसाब से कोई पूछेगा नहीं। बाकी आप अपने नोट्स को थोड़ा सुंदर बनाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं प्यारे साथियों, जैसे हमने यहाँ पे CO2 ही लिखा था तो उसी की चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे, हम 5-10 लेंगे ना, इतने में अपने को समझ में आ जाएगा। जी कार्ब C बड़ा आएगा, O बड़ा आएगा और ये 2 भी बड़ा आएगा। मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूँ इसके बाद। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर हम पूरा का पूरा अनुपात निकालेंगे। आपको एक आराम से समझ लो, आप पूरी कहानी आराम से समझ जाएंगे। बेसिकली प्यारे साथियों होता क्या है, ये यहाँ पे लिखा है मैंने C। इस C का जो प्रतीक चिन्ह होता है, जब मैंने आपको कार्बन पढ़ाया था तब सबसे पहले शुरू में यही लिखाया होगा कि इसका प्रतीक चिन्ह होता है 6C और 12। ये 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है, और ये 12 होती है इसकी द्रव्यमान संख्या। आपको प्यारे साथियों यही काम में लेनी है, यानी कि द्रव्यमान संख्या काम में लेनी है। फिर मैं यदि आपके साथ बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे साथियों? 8 होता है, और O इसका सिंबल होता है, और इसकी 16 क्या होती है? इसकी द्रव्यमान संख्या, यानी कि इसका अणुभार मान लो, द्रव्यमान संख्या मान लो होता है। ठीक है ना। अब देखो, आपको कौन सा काम में लेना है ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इसका वजन है और हम अणुभार की ही बात कर रहे हैं।
तो अणुभार के अनुसार अनुपात होगा और एक होगा आयतन के अनुसार अनुपात। अब देखो यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे इसका वेट लिख देता हूँ, वजन कितना है इसके अंदर वो लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए। कार्बन की संख्या एक ही है, कार्बन की संख्या कितनी है आपके पास, एक ही है, और एक कार्बन के अंदर वजन कितना है, आप तो आप बोलेंगे कि 12 है, तो 1 गुणा 12 कितना आएगा प्यारे साथियों, 12 ही आएगा, ठीक है ना। फिर देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे आपको 2 लेनी है क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो आप अणुओं की संख्या कितनी लेंगे, इस बार 2 लेंगे। एक में वजन कितना है, 16 है, तो गुणा किससे करेंगे, 16 से करेंगे, तो टोटल वेट कितना हो गया इसके अंदर, 32 हो गया। तो अब आपके पास इसका वजन भी आ गया और इसका वजन भी आ गया। बनाना क्या चाह रहे हो, CO2। दो क्वेश्चन कौन से, पहला क्वेश्चन आयतन के अनुसार अनुपात, किसके अनुसार, आयतन के अनुसार। जब आप आयतन के अनुसार अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे, बड़े प्यार से आप बता सकते हैं कितना आएगा, दिख रहा है ना आपको 1:2, तो ये तो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। सी की संख्या 1 है, ओ की संख्या 2 है, तो 1:2 आ गया। लेकिन जब आप अणुभार के अनुसार अनुपात निकालेंगे, किसके अनुसार निकालेंगे, अणुभार के अनुसार, आप यदि अनुपात अनुपात की यदि मैं आपके साथ बात करूं तो इसका कितना है कार्बन का, तो आप बताएंगे, यहां पे लिख लेना आप C/O, ठीक है, क्योंकि हम इसी का अनुपात तो निकाल रहे हैं। इसका कितना है, तो 12 है। फिर O का कितना है, तो आप बोलेंगे कि 32 है, तो 12:32 हो गया। अब देख लो ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, शायद कट रहा है, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 8 32, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:8 आएगा, यानी कि 3:8 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर 8:3 भी दे देता है, 3:8 भी दे देता है, तो आप समझ चुके हैं, आप इसको आराम से कर पाएंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपके एकदम समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं, कौन सा दूसरा लिख दूं, इसी के सिमिलर जो आपका दूसरा है कौन सा है, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लूं, यहाँ पे आपके ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा और आपको थोड़ा ठीक लगेगा। देखो CO, नाम तो आपको पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नाम है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम है, क्या नाम है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम है। तो C का रेशियो, C की संख्या भी 1 है, तो आयतन के अनुसार अनुपात कितना आएगा, तो 1 है, 1 है, तो 1:1 आ जाएगा। लेकिन C और O अणुभार के अनुसार निकाल रहे हो, तो C की संख्या यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, तो ये तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। अगर आपके पहला समझ में आया है तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं। फिर O की संख्या यहाँ पे 1 ही है, देखो 1 है तो 1 में वजन कितना होता है, 16 होता है, तो 12 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो 3 कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 4 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आएगा, 3:4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़े। चलें आगे, देखो कुछ एक उदाहरण मैं आपके सामने और लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन आया था मैग्नीशियम सल्फाइड का लेकर के, ठीक है, मैग्नीशियम हिंदी में लिखा हुआ था ना, मैग्नीशियम सल्फाइड, इसका अनुपात बताइए। इस फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं है, पिछली फर्स्ट ग्रेड की बात है। मैग्नीशियम सल्फाइड का रेशियो बताना था, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों MgS, यही होता है MgS। अब देख लो आप Mg का लिख लो और एक तरफ किसका लिखेंगे आप, S का लिख लेंगे, एक तरफ Mg का लिख लो, एक तरफ S का लिख लो। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बता देंगे 12 होता है, तो 12 Mg, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है ना, हाँ, तो 12 मैग्नीशियम, और अणुभार कितना होता है, 24 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, S, और भार कितना होता है, 32 होता है। ये थोड़े बहुत याद कर लेना, काम चल जाएगा आपका आराम से। मैं जो आप बता रहा हूं ना आपको, उतने में से ही शायद कोई ना कोई क्वेश्चन उलझ जाएगा। देखो देखो इसका कितना आ जाएगा, अब Mg की संख्या भी 1 है और S की संख्या भी 1 ही है, तो यहाँ पे कितना है इसका, 24 वेट आएगा। इसकी संख्या भी 1 ही है, तो इसका वेट कितना आएगा, 32 आएगा। दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन कौन से, आयतन के अनुसार अनुपात, तो आयतन तो आपको दिख ही रहा है 1:1, लेकिन अणुभार के अनुसार, अणुभार के अनुसार कितना आ जाएगा, 24:32 आ जाएगा।
लिखने का पैटर्न मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। 8 से काट दो, 8 से कटा है ना, 8 3 24 और 8 सौ के 32। तो इसका भी कितना आ रहा है प्यारे साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह 3:4 ही आ रहा है, ठीक है ना। 8 3 24 8 सौ 32, ओके। तो 3:4 आ गया। अगर पूछ रहे इसका अणुभार कितना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अणुभार क्योंकि पूछ भी सकता है, देखो इस बार आपके मोल कॉन्सेप्ट भी है, तो मैं आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा एक दिन, ठीक है ना। थोड़ा सा वक्त निकाल के पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक नया टॉपिक है। तो आप घबराएं नहीं, आप वो करवाना मेरा काम रहेगा आपके लिए। अणुभार जो है, तो अणुभार निकाल के देखेंगे। अणुभार के लिए आप ये नहीं कि आप इसे काट दो फिर इसको जोड़ोगे, ऐसा नहीं करना है। अणुभार तो जितना है ना आप उतना ही लेंगे, ये तो रेशियो की बात है। क्वेश्चन के अंदर आपको 24:32 भी मिल सकता है, तो ये 3:4 भी मिल जाएगा। लेकिन जहां पे यदि मैं अणुभार की बात करूं ना, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों का जब आप जोड़ेंगे तो 24 और 32 को जोड़ लो, कितना आएगा, 4 और 2 6 और 2 और 3 5 आ जाएगा। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 56 आ जाएगा, ओके। तो ये आपका मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या रहेगा, अणुभार रहेगा। ये द्रव्यमान के अणुभार के अनुसार अनुपात रहेगा, या द्रव्यमान के अनुसार अनुपात रहेगा। आप समझ रहे होंगे चीजों को। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन लोग। जैसे यदि मैं आपके साथ बात करूं H2O की, बहुत बार पूछा जाता है प्यारे साथियों। एक तो H2O पूछा जाता है, एक D2O पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है ना। इन दोनों से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है इसका। देखो H का कितना, तो यहां पे मैं दोनों लिख देता हूं आपके लिए, H का भी लिख दूं और O का भी लिख देता हूं फिर से। H का प्रतीक चिन्ह कितना होता है प्यारे साथियों, 1H1। O का प्रतीक चिन्ह क्या होता है प्यारे साथियों, 8O16, ठीक है, यही तो होता है। यहां पे यदि मैं बात करूं, दोनों साथ साथ ले लेते हैं ताकि आपके बढ़िया समझ में आए। ये डी है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। क्या नाम है इसका, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में पूरा पढ़ाया है पीछे क्लास, यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के बारे में अपनी पूरी चर्चा एक बार हमने कर ली है, तो बार बार तो करें तो थोड़ा ठीक भी नहीं लगता। देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे जब आप साधारण जल का निर्माण करते हैं तो प्रोटियम समस्थानिक को काम में लेते हैं। लेकिन यदि आप भारी जल का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग आप नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में करते हैं, जो पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है भारी जल है। तो भारी जल जो होता है, वैसे ही पता है आपको ना, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में उपयोगी होता है, मैंने बताया है ये आपको वहां पे। तो इस D2O के अंदर क्या होगा, दूसरे समस्थानिक का उपयोग करेंगे। कौन से का, ये पहला तो प्रोटियम यहां काम आ गया, तो ड्यूटेरियम यहां काम आ जाएगा। तो आपको ये D2O दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये हाइड्रोजन ही है। तो वहां पे यहां पे इसका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा प्यारे साथियों, यहां पे रहेगा 1H और 2 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन ही आने के चांस बनते हैं, क्योंकि जो चीज होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे लिख ही रखा है, तो बार बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही बताना था। आप देखो यहाँ पे H की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 है। एक में वेट कितना है, तो 1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 हो जाएगा। हो जैसे कि ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, एक में वेट कितना है, 16 है। तो कितना हो जाएगा, 16। इसका कितना आ जाएगा, 2:16 आ जाएगा। किसके अनुसार आएगा, किसके अनुसार आएगा, अणुभार के अनुसार आएगा, ठीक है ना। तो आप निकाल लेंगे, 1:8 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका अणुभार के अनुसार। किसके अनुसार हो गया, अणुभार के अनुसार। और आयतन के अनुसार आप बता सकते हैं आराम से, आयतन के अनुसार हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। किसके अनुसार हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन के अनुसार। ये तो वही होता है जो हमें दिखता है, ठीक है ना। अणुभार कितना होता है तो वो भी निकाल लो। दो और थोड़ा को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 18। ये आ गया इसका अणुभार। नीचे वाले का निकाल लो, देखते हैं भारी है या नहीं, या ऐसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। D2 है तो 2 अणु काम में लेने हैं। एक में वजन कितना, 2, तो 2 में 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, 16 होता है। तो 4:2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। भार कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 और 20 हो जाएगा ना भार। 4 और 16 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अणुभार।
लेकिन अनुपात कितना, तो 4 से काट दो, 1 अनुपात है, ये आ जाएगा इसका अनुपात। और आयतन के अनुसार 2 अनुपात 1, और इसका कितना है, इसका भी 2 अनुपात 1 है। तो आप चीजों को समझ रहे हैं, बहुत आसान चीजें हैं, ऐसे ही करना है। यौगिक यौगिक हो रखा था इतने दिन, पता नहीं क्या ही था, लेकिन आप आज इन चीजों को समझ चुके होंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक होता है प्यारे साथियों, मैं आपको एक दो उदाहरण और बता देता हूं, फिर अपन लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। इतना ही है, ये टॉपिक छोटा ही टॉपिक है। CCl4, नाम क्या होता है इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखो, आयतन के अनुसार अनुपात मैं फिर से वैसे ही लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे। आयतन के अनुसार, और क्या निकाल रहे हो आप, अनुपात निकाल रहे हो, तो 1:4 आ जाएगा। 1:4 समझ रहे हो, एक कार्बन का Cl के 4 आ जाएंगे। फिर मैं आपसे यदि बात करूं कि C लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl। C का आपको बताया है मैंने बहुत बार, फिर से बता देता हूँ, 6C12, यहाँ पे संख्या 1 है, 1 में वजन 12 है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर मैं यदि बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 17 है, Cl है, 35.5 है, तो 35.5 है। एक कितना, 4 अणु लेने हैं आपको इस बार। कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। 35.5 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, 70 और 70 140, और 140 और 2 142, यही तो आएगा। अरे यही तो आएगा, ठीक है। अब देखो, यदि आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, 12:142 कर दो, काटा पीटी कर दो, कट रहा होगा शायद, है ना, हाँ देख लो, 2 से कट रहा है तो 2 से काटो 6, और 2 से इसे काटो तो 7 और 1 आ जाएगा, 6:71, ऐसा कुछ इसका आंसर आपके लिए रहेगा। तो ये आ गया इसका अनुपात, तो थोड़ा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। और क्या निकालना था, अणुभार निकालना था, तो इसको दोनों को ऐड कर लो, अणुभार आ जाएगा। अणुभार के लिए क्या करेंगे आप, 12 में कितना जोड़ोगे, 142 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 154 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। अब आपके लिए मैं 2-4 आपकी सहूलियत के लिख देता हूं ताकि आप उनको कर लेंगे। जैसे आप एक निकाल लेना, SO2 का निकाल लेना, ठीक है, सल्फर का बताया हुआ है। और क्या निकालो, SO3 का निकाल लेना, NaCl का निकाल लेना, Cl का बता दिया ना। अब देखो यहाँ पे एक गलती मत करना, यहाँ पे 35.5 मत लेना, क्योंकि अनुपात कभी भी पॉइंटों में नहीं आता है। यहाँ पे आप 35 ले लेना, वहां पे तो संख्या 4 थी ना, तो वो गुणा होके बराबर हो रहे थे, इसलिए हमने वहां पे ले लिया था, लेकिन यहाँ पे आप 35 ही लेना। सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23, ठीक है ना, 11 सोडियम 23, ऐसा कुछ होता है इसका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह यदि आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 11 सोडियम 23 होता है, ओके। और किसका निकालोगे, और निकाल लेना आप, एक ये निकाल लेना, CaOCl2, निकाल के देखना, आ जाएगा आपको आराम से, ठीक है ना। और देखो, और किसका निकालोगे आप, ये निकाल लेना, C6H6 का निकाल लेना, और एक आप निकाल लेना PO4 का निकाल लेना, ठीक है ना। फास्फोरस का होता है 15P31, ये होता है 15P31, इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ एक उदाहरण है, ये आपका होमवर्क रहेगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, आज हमने पढ़ा है यौगिक के बारे में। तो यौगिक का जो चैप्टर है वो आपको आराम से समझ में आया होगा, मैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप एक बार टेस्ट अवश्य दें, और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, यानी कि साइंस बाय अमित सर के नाम से ही है। आप अपनी तैयारी में मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है प्यारे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।